डिटेक्टिव जे आज नई वेब सीरीज देख रहा था कि तभी उसके पास इंस्पेक्टर सिम्हा का कॉल आता है जो उसे बताता है, हेलो डिटेक्टिव जे, जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचो, यहाँ से सभी कैदी भाग गए हैं। ठीक है इंस्पेक्टर सिम्हा, अभी आता हूँ। डिटेक्टिव जे तुरंत अपनी बाइक पर बैठकर पुलिस स्टेशन पहुँचता है। इंस्पेक्टर सिम्हा उसे बताता है, कल रात तेज बारिश हो रही थी और लाइट भी नहीं थी, इसलिए कुछ जेल कैदी जेल से भाग गए। डिटेक्टिव जे सेल में जाकर देखता है, वहाँ उसे दीवार टूटी हुई नजर आती है और किसी के पैर के आने और जाने दोनों के निशान थे। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए 9-0 कितने होते हैं। जेल में 3 कैदी भागे हैं और बाहर से किसी ने उनकी मदद की है। ये देखो, ये कीचड़ के निशान दीवार तोड़कर अंदर और बाहर भी जा रहे हैं। डिटेक्टिव जे दीवार के दूसरी तरफ जाता है, वहाँ नीचे कीचड़ पड़ा हुआ था और 4 लोगों के पैरों के निशान थे। डिटेक्टिव जे ने एकदम सही सोचा था। डिटेक्टिव जे ने सीसीटीवी फुटेज चेक की, जहाँ उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चला क्योंकि उस समय लाइट चली गई थी, जो डिटेक्टिव जे ने लाइट जाने से पहले की और लाइट आने के बाद की फुटेज चेक की। फुटेज देखकर वो समझ जाता है कि कौन था जो जेल तोड़कर अंदर आया था। कैमरे में उसने देखा कि बाहर 5 लोग खड़े हैं जिसके पास जेल तोड़ने के अलग अलग सामान हैं, पर उनमें से किसी के पास ऐसा सामान नहीं है जिससे जेल तोड़ी जा सके। जेल तोड़ने के लिए किसी लेजर जैसी चीज से काटा गया था। एक और चीज जिसने जेल तोड़ी थी, उसके पैर गंदे थे, जिसने जेल के अंदर निशान भी हैं। पर डिटेक्टिव जे को ये समझ नहीं आता कि जेल को तोड़ा कैसे गया, इसलिए डिटेक्टिव जे सेल के अंदर जाता है पर उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता। अगले दिन डिटेक्टिव जे को कॉल आता है जो उसे बताता है कि किसी ने बैंक में चोरी करने की न्यूज छापी है और वो चोरी आज होगी। डिटेक्टिव जे अखबार को अच्छे से चेक करता है और जिस बैंक में चोरी होने वाली है उसका पता निकालकर वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ की सिक्योरिटी चेक करता है। सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है, पर मुझे चोर को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं सुबह से भूखा भी हूँ, चलो 1 कप चाय पी लेता हूँ, वैसे भी 2 मिनट में क्या हो जाएगा। डिटेक्टिव जे जैसे ही चाय पीने के लिए बाहर गया, बैंक में चोरी हो गई। डिटेक्टिव जे भागकर अंदर आया तो उसने देखा कि लॉकर रूम के साइड में एक वैसा ही छेद था जैसा जेल में था। यह लोग दीवार को तोड़ने के लिए किसी न किसी गैजेट का यूज कर रहे हैं। तभी डिटेक्टिव जे के पास एक साइंटिस्ट का कॉल आता है। वो तुरंत वहाँ जाता है। साइंटिस्ट उसे बताता है, सर मैंने बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाए थे जो गायब हो गए हैं, पर मेरे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, मुझे पता ही नहीं कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स गायब हैं। आपकी लैब में सबसे आखिर में कौन आया था? साइंटिस्ट ने बताया, लैब असिस्टेंट था जिसने केमिकल अंदर रखा था, सफाई वाला था जिसने सफाई की थी, और पियून था जिसने सब कुछ लॉक किया था। डिटेक्टिव जे ने रूम ध्यान से देखा तो रूम बहुत गंदा था। किसी के पैर के आने के और जाने दोनों के निशान हैं, वो भी दरवाजे की तरफ से। मतलब पियून ने दरवाजा बंद किया ही नहीं होगा ताकि चोर अंदर आ सके। डिटेक्टिव जे ने दोनों को बुलाया और दोनों से पूछताछ की। पियून बोला, सर मैंने 4 इक्विपमेंट्स चुराए थे, पर वो इक्विपमेंट्स कौन कौन से थे हमें पता नहीं, मैंने उन्हें बाजार में बेच दिया था। सर मुझे एक आदमी ने दरवाजा खुला रखने के लिए पैसे दिए गए थे। तभी डिटेक्टिव जे को इंस्पेक्टर सिम्हा का कॉल आता है जो उसे बताता है, डिटेक्टिव जे मुझे चोरों का कॉल आया था, वो नेहरू नगर में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाले हैं। ठीक है, तुम भी अपनी फोर्स के साथ वहीं आओ, मैं भी वहीं पहुंचता हूं। आज तो उन्हें पकड़ ही लेंगे। वो हमें अपनी लोकेशन पहले इसलिए शेयर करते हैं ताकि हम उन्हें पकड़ सकें, लेकिन वो अपनी समझदारी दिखाकर वहां से भाग जाते हैं और हमें ये दिखाना चाहते हैं कि हम उनके आगे कुछ नहीं हैं, पर आज हम उन्हें पकड़ कर रहेंगे। डिटेक्टिव जे तुरंत उस ज्वेलरी शॉप में पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि पहले से ही चोर हैं। तभी इंस्पेक्टर सिम्हा भी पहुंच जाता है। डिटेक्टिव जे ने उन चोरों को पकड़ लिया और उनसे ये भी पता चला कि लेजर लाइट से ही वो दीवार में छेद करते थे और जो कैदी भागे थे वो कहाँ हैं। तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना, तभी तो हमें पहले बताते थे कि चोरी कहाँ हो रही है, पर तुम्हारी ये समझदारी तुम्हें आज ले डूबी। डिटेक्टिव जे ने इस तरह ये मिस्ट्री सॉल्व कर दी और चोरों को पकड़ लिया। Thanks for watching. Please like and comment. Subscribe. मुंबई की एक बड़ी कंपनी में एक टीम के लोग एक एक करके मर रहे थे। हर हफ्ते एक स्टाफ की मौत हो रही थी। इंस्पेक्टर सिम्हा केस की जांच कर रहे थे पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये खून कौन और क्यों कर रहा है? हर हफ्ते यहाँ एक खून हो जाता है, अब पता नहीं अगले आदमी कौन है, किसका कत्ल होने वाला है। मैं अभी डिटेक्टिव जे से बात करता हूँ, शायद वो मेरी कुछ हेल्प कर सके। इंस्पेक्टर सिम्हा डिटेक्टिव जे को कॉल करता है और उसे इस वारदात के बारे में बताता है। डिटेक्टिव जे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ मुंबई की एक MNC कंपनी में हर हफ्ते एक स्टाफ की मौत हो रही है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि अगला कौन है। अगर हमने ये पता नहीं लगाया कि अगला कौन है तो एक और बेगुनाह की जान चली जाएगी। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए 9-1 कितने होते हैं।
सिम्बा तुम अपनी लोकेशन शेयर करो, मैं अभी पहुंचता हूं, बाकी बात वहीं करते हैं। ठीक है डिटेक्टिव जे। और कुछ ही देर में डिटेक्टिव जे वहाँ पहुँच गया। सिम्बा ने उसे पूरी बात बताई कि खून कब कब हुआ है और कैसे हुआ और कौन कौन मरा। डिटेक्टिव जे, सबसे पहले जय का खून हुआ, उसके बाद खून हुआ फीनू का, उसके बाद मोना का, उसके बाद अंजू और फिर मीना और आज जिनी का। उनकी टीम में कितने मेंबर काम करते थे सिम्बा? टोटल 10 मेंबर थे, जिसमें 6 मर चुके हैं और 4 बाकी हैं, जिनके नाम है वरुण, चुनमुन, अंजलि और जूली। डिटेक्टिव जे को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर मुझे सोचने का समय दो, मैं किसी फैसले पर पहुंचता हूं और तुम्हें बताता हूं। घर जाकर डिटेक्टिव जे केस से कोई लिंक जोड़ने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर कैलेंडर पर जाती है और उसे अब समझ आ जाता है कि अगला खून किसका होने वाला है। क्या आप बता सकते हैं कि डिटेक्टिव जे को क्या समझ में आया? सोचो सोचो। खूनी का अगला शिकार है जूली। खूनी कैलेंडर मंथ के हिसाब से शिकार को ढूंढकर मार रहा है। जैसे जय जनवरी से, फिनो फरवरी से, मोना मार्च से, अंजू अप्रैल से, मीना मई से, जिनी जून से और अब जूली जुलाई से। अगला खून जूली का होने वाला है, पर हमें कातिल को रंगे हाथ पकड़ना होगा। पर कैसे? हम अगले हफ्ते इसी ऑफिस में चुप कर बैठेंगे और जब कातिल यहाँ आएगा तो उसे पकड़ लेंगे। ठीक है इंस्पेक्टर सिम्बा? ठीक है डिटेक्टिव जे। डिटेक्टिव जे जूली को ये बात बताता है। देखो जूली, घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। अगले हफ्ते तुम्हारी मौत होने वाली है, पर अगर तुम हमारा साथ दो तो हम कातिल को पकड़ सकते हैं और तुम्हारी जान बचा सकते हैं। अगर तुमने साथ नहीं दिया तो तुम भी मरी जाओगी और तुम्हारे जैसे और भी बेगुनाह मारे जा सकते हैं। ठीक है डिटेक्टिव जे, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगले हफ्ते डिटेक्टिव जे और इंस्पेक्टर सिम्बा ऑफिस में चुपकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ किसी की आने की आहट होती है। दोनों अब सतर्क हो जाते हैं। तभी एक आदमी वहाँ आता है। उसके हाथ में बंदूक थी। वो जूली पर बंदूक चलाने ही वाला था। तभी इंस्पेक्टर सिम्बा ने उस पर अपनी बंदूक तान दी और उसे पकड़ लिया और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। इस तरह डिटेक्टिव जे ने ये केस भी सॉल्व कर दिया। Thanks for watching. Please like and comment. Subscribe. फूलपुर में सुंदरी और उसका बेटा कालू कद्दू की खेती करते थे और उसे शहर के बाजार में बेचा करते थे। महंगाई बढ़ जाने के कारण सब्जी खरीदना बंद कर दिया था। पहले तो सुंदरी के कद्दू एक बार में ही बिक जाते थे, लेकिन अब तो सुबह से शाम तक बैठने के बाद भी कोई भी कद्दू नहीं खरीदता था। सुंदरी अपने बेटे से कहती है, देख रहा है ना बेटा, सुबह से हम सब्जी बेचने के लिए बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सब्जी नहीं बिकी है। कालू कहता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा माँ, आजकल क्या हो रहा है, तो सब्जी खरीदना ही बंद कर दिया है। हम तो अपने खेत में ताजे ताजे कद्दू उगाते हैं और फिर यहाँ पर बेचते हैं। सुंदरी उससे कहती है, लगता है बेटा सब्जियों के दाम बढ़ने के कारण लोग हमसे सब्जी नहीं खरीद रहे हैं। वे लोग बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर बबली आती है। सुंदरी उससे कहती है, कहो बबली बहन, कौन सी सब्जी दूं तुम्हें, एकदम ताजे कद्दू हैं। बबली उससे कहती है, ये कद्दू कितने के दिए सुंदरी बहन? सुंदरी, ज्यादा महंगे नहीं है बबली बहन, बस 80 रुपए किलो है, बताओ कितना दूं? बबली कहती है, अरे 80 रुपए किलो तो और तुम कहती हो ये महंगा नहीं है, लेकिन क्या करूं, खरीदना तो पड़ेगा ही। मेरी बहू कद्दू की सब्जी खाने की जिद कर रही है। एक काम करो, मुझे 1 किलो कद्दू दे दो, लेकिन मैं तुम्हें अभी आधे पैसे दूंगी, बाकी आधे पैसे मैं तुम्हें बाद में दूंगी। सुंदरी कौवी बबली से आधे पैसे लेकर उसे कद्दू दे देती है। बबली कद्दू लेकर अपने घर पहुंचती है। बबली, बहू, पीलू बहू, ये ले कद्दू, तुझे पता है ये 80 रुपए किलो हो गए हैं। पीलू कहती है, अब महंगे हो गए तो क्या करूं माँ जी, मुझे कद्दू खाना बहुत पसंद है, मैं बचपन से ही कद्दू बहुत पसंद करती हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों बाद पीलू किचन में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कद्दू नहीं है, तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी आप बाजार से और कद्दू ले आओ। बबली उससे कहती है, पीलू तुझे पता है ना कद्दू कितने महंगे हो गए हैं, या तो तू कद्दू खाना छोड़ दे या फिर कद्दू की खेती ही करने लग जा। पीलू कहती है, माँ जी इतना गुस्सा मत कीजिए, सुंदरी काकी के यहाँ से ताजे ताजे कद्दू खरीद लाइए, चाहे वो जितने भी महंगे मिले। बबली अपनी बहू की जिद से परेशान हो जाती है, फिर उसके लिए कद्दू खरीदने जाती है और बाजार में कद्दू का दाम सुनकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। बबली, अरे बाप रे, अब ये कद्दू 100 रुपए का हो गया है, मुझे लगा अब ये कम होगा, लेकिन इसके दाम तो और बढ़ गए हैं। बबली सुंदरी से कहती है, बहन ये कद्दू तो इतने महंगे हो गए हैं कि मैं अब इन्हें खरीद भी नहीं सकती, इसके बीज अगर तुम्हारे पास हो तो मुझे दे दो। सुंदरी उससे कहती है, बहन इसके लिए तो तुम्हें बीज की दुकान में ही जाना होगा, वहाँ से तुम कद्दू के बीज खरीद लो। फिर बबली बीज के दुकान जाती है और कद्दू के बीज खरीदकर अपने घर आती है।
पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी आप तो कद्दू लाने गई थी, ये क्या कद्दू के बीज ले आई? उसकी सास कहती है, मैं अब कोई कद्दू नहीं लाऊंगी, ये कद्दू के बीज हैं, इन्हें आंगन में बिखेर दे और कद्दू उगा। कुछ ही दिनों में कद्दू के पौधों में कद्दू लग जाएंगे, फिर जी भर के तू कद्दू ही खाती रहना। पीलू कद्दू के बीजों को अपने आंगन में बिखेर देती है और उनकी अच्छे से देखभाल करती है। फिर कुछ दिनों बाद कद्दू के पौधे उगाते हैं और जल्द ही उनमें से कद्दू उगाते हैं। बबली, बहू तूने तो कद्दू की बहुत अच्छी खेती की है। पीलू उनसे कहती है, हाँ माँ जी अच्छे खासे कद्दू उगाए हैं, मैं तो सोच रही हूँ और भी दूसरी सब्जियाँ उगा लूँ। इस तरह हमें सारी सब्जियाँ घर में ही मिल जाएंगी और हमें बाहर से सब्जी खरीदने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। फिर पीलू चिड़िया और भी दूसरी सब्जियाँ उगाने लगती है। इस तरह से दोनों सास बहू खुशी खुशी ताज़ी सब्जियों का मजा लेती हैं।